हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे केल्विन साइकिल। ठीक है। केल्विन साइकिल देखने से पहले और भी कुछ टर्म्स होती हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। इसके बाद ही आपको कम्प्लीटली इसमें समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो केल्विन जो साइकिल होता है वो मेनली डार्क रिएक्शंस का एक पार्ट होता है। देखो, दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं किसी भी प्लांट सेल में। एक तो होता है आपका फोटो रिएक्शंस जिसमें लाइट की रिक्वायर होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट का रिक्वायर ही नहीं होता है। फोटो कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें लाइट का यूज़ हुआ है, लेकिन जो डार्क रिएक्शंस हैं यानी कि अंधकार में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें लाइट की रिक्वायर नहीं होता है। ठीक। तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो तो ठीक है, डार्क में होता है, बट इसमें जो लाइट का प्रोडक्ट जो बना है उसका भी यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक। तो इसमें हम लोग बात करें कि जो लाइट का जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं, और वो वाला प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट वाला जो प्रोडक्ट है उसमें हमको प्राप्त होता है एटीपी प्लस Na, DPH2। ये ठीक, ये मेनली हाइड्रोजन्स कंटेनिंग ग्रुप होता है Na, DPH2। देखो, इसकी सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शंस होता है। इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, रिडक्शंस होता है, और इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशंस होता है। कार्बो देखो, एटीपी जो है एटीपी और Na, DPH2 ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से रिडक्शंस करता है, और इसका जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता है। इसका जो है वो सॉरी इसका जो है वो प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इस रिएक्शंस में मेनली यही काम है, यानी कि लाइट का जो प्रोडक्ट है, लाइट या फोटो का जो प्रोडक्ट है, फोटो का प्रोडक्ट, उसका यूज़ करके जो डार्क रिएक्शंस है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशंस करता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें मेनली इसको हेक्सोज कोई शुगर है, ये हेक्सोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक ठीक, इसका फॉर्मेशंस होता है। तो यहाँ पर कहने के लिए तो एटीपी है, बट हम लोग जानते हैं कि जो एटीपी होता है वो एक प्रकार का एनर्जी होता है। ठीक। तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और Na, DPH2 जो होता है उनके उनके बीच जो रिएक्शंस होता है उसमें जो एनर्जी लगती है वो एटीपी कंप्लीट करता है, और इसकी सहायता से, एटीपी की सहायता से जो है वो हेक्सोज का फॉर्मेशंस होता है। ठीक। क्योंकि इस क्रिया में जो है वो लाइट की रिक्वायर नहीं होती है, इस कारण से इसको जो है वो डार्क रिएक्शंस कहते हैं। डार्क रिएक्शंस, सॉरी, रिएक्शन लाइट का रिक्वायर नहीं होता तो इसे डार्क रिएक्शंस कहते हैं। इसको एक प्रकार से और भी नाम से बुलाया जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शंस। ब्लैकमैन रिएक्शन क्यों क्यों बुलाया जाता है ब्लैकमैन रिएक्शन? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। उन्होंने फर्स्टली, इसको लिख सकते हैं फर्स्टली इसका जो है इस प्रकार के टर्म्स या इस प्रकार के रिएक्शंस का जो है वो खोज किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शंस भी कहते हैं। उन्होंने मेनली जो रिएक्शंस दिए थे उसको देखते हैं कि क्या रिएक्शंस दिया था। ठीक, ब्लैकमैन ने। तो इसके लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Na, DPH2 प्लस एटीपी, इससे जो है फॉर्मेशंस किया था। पहले तो बनेगा हेक्सोज, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस
NADP प्लस ADP प्लस H2O, यानी कि वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिएक्शंस है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग फर्स्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 6 करते हैं तो ये 12th हो जाएगा, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स फिर भी बच रहे हैं। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए यहाँ पर यदि हम लोग 6 करें, 6 लगाते हैं तो ये तो हो जाएगा 12। ठीक, अब बच गए ये 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग 12 यहाँ पर करते हैं तो थोड़ा सा ये कंप्लीट हो गया है। 12 यानी कि 24 और यहाँ पर भी 24, राइट, 24 हो गया। बट ये वाली जो ग्रुप है जो भी 12 है तो यहाँ पर 12 हम लोग लिख देंगे। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह यहाँ से निकल गया है, हाइड्रोजन निकला है जो कि हेक्सोस भी बनाया है और एक प्रकार का वाटर भी बनाया है। अब बच गया एनर्जी। अब एनर्जी एटीपी के रूप में है, एटीपी से एडीपी बना है, एटीपी से एडीपी बना है। ठीक, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप जो है वो एटीपी का एक फास्फेट ग्रुप बाहर निकल गया तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफास्फेट। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी कि एक फास्फेट निकल गया है तो उसको डाइफास्फेट कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था उसमें जो है वो 18 एडीपी प्राप्त हुआ था, मतलब एनर्जी 18 मोलिक्यूल्स जो है एडीपी का प्राप्त हुआ था। तो कह सकते हैं कि एटीपी भी यूज़ हुआ होगा 18। ठीक, एटीपी भी यूज़ हुआ है 18। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ का जो फास्फोरिक एसिड है यानी फास्फेट ग्रुप जो लगा हुआ है वो रिएक्शंस करते हैं और बाहर निकल जाते हैं कुछ इस प्रकार के कंपाउंड के रूप में। ठीक, कुछ प्रकार का इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 18 जो है वो फास्फेट जो बाहर निकल गए हैं यहाँ से। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन्स है वो बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 कर सकते हैं और जो है 6 ओ जो है वो फास्फोरस के साथ कंबाइन करके बाहर निकल गया। ठीक, चूँकि ये एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क स्टेट है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि फ़ोटो का रिक्वायर हो नहीं रहा है, यानी कि फ़ोटो यूज़ हो नहीं रहे, लाइट यूज़ हो नहीं रहे, तो इसमें कुछ तो चाहिए जो रिएक्शंस करवा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ कहीं न कहीं एंजाइम यूज़ होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। ठीक, और इसमें जो है वो स्टोमेटा का यूज़ जो है वो होता है, क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा का यूज़ होता है। अगर इसको हम लोग मोटा मोटी देखें तो इसमें NADP प्लस H प्लस ATP इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, पूर्ण रूपेण, और ये जो है वो रिएक्शंस किया है कार्बन डाइऑक्साइड से और इसके द्वारा जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस हुआ है। ठीक, इसको बाद में कुछ साइंटिस्टों ने अलग तरीके से मतलब उसी में काम किया और नई प्रकार की जो धारणाएं थी यानी कि कुछ चीज़ें जो बच गई थी उसको क्लियर किया है। ठीक, तो इसके लिए सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम मेल्विन कैल्विन
था, ठीक है। और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू किया था। मेल्विन केल्विन ने, लिख सकते हैं, मेल्विन केल्विन और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने 1961 में इसका जो रिएक्शंस है उस पर काम किया था। और बाद में ए बेंसन एंड जो से बासन थे उन्होंने भी इसमें काम किया, ठीक। और महत्वपूर्ण खोज की इसमें, और कंप्लीट जो भी साइकिल दिखता है हमको केल्विन साइकिल में, उसमें इन तीनों स्टेज का महत्वपूर्ण जो है वो योगदान है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि केल्विन साइकिल में मेनली तीन कार्बन एटम्स कंपाउंड का निर्माण होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक। इसको बाद में हम लोग देखेंगे। देखो, केल्विन और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कार्बन के आइसोटोप का यूज़ किया था, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, यानी कि कार्बन 11 एंड कार्बन 12 का यूज़ किया था, ठीक। इसका यूज़ किया था। और भी होता है कार्बन 12 एंड कार्बन 13, इसका यूज़ भी बहुत जगह होता है, लेकिन इन्होंने इसका यूज़ किया था, केल्विन इसका यूज़ किया था। ये बहुत ही रेयर टाइप्स के जो आइसोटोप हैं वो हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन का ही प्रोडक्ट बनना है, यानी कि कार्बन के 3 परमाणु जो है इस साइकिल्स में रिलीज होंगी, ठीक। ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसका जो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।